हेलो एंड वेलकम टू इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ, इसमें क्या चीज़ें रखी गई हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो मेन फोकस हमारा क्योटो प्रोटोकॉल पर रहेगा। उसके साथ साथ हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर भी बात करेंगे। कोप 3 जो हम बात करेंगे, ये बताएंगे कोप 3 क्या है, COP किसको कहते हैं। उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें और पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड क्या है क्योटो प्रोटोकॉल का, और उसकी डिटेल पढ़ेंगे। ये जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये फोटोज देख रहे हो, ये कोप 3 की वीडियो है। यानी क्योटो प्रोटोकॉल ही को हम कोप 3 कहते हैं। कोप का मतलब है COP का मतलब है COP। कोप 3 कोप 1 कहाँ पर हुई थी वो बात हम करेंगे। कोप 1 और कोप 2 की भी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ समिट की। 1992 में ये हुई थी। यहीं से ये सभी कन्वेंशनें, सभी प्रोटोकॉल्स शुरू हो जाते हैं। इससे पहले 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद ये अर्थ समिट हुई, 1992 में हुई ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। रियो डी जेनेरियो में हुई थी। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 3 से लेकर 14 जून तक हुई थी 1992 में। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि अर्थ समिट कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए अर्थ समिट 1992 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि यह कहाँ पर हुई, किस जगह पर हुई। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई। कब हुई थी? 3 से 14 जून तक। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है UNFCC, नहीं UNFED, यूनाइटेड नेशन यूएनएफसीडी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इज नोन एज, इसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं, UNCED भी कहते हैं। ठीक है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में हुई। दिस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द ओकेजन ऑफ 20th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस, जो 1972 में हुई थी। क्या हुई थी? ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर हुई थी? स्कॉटहोल्म स्वीडन में हुई थी 1972 में, स्कॉटहोल्म स्वीडन में। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया इसमें क्या हुआ था। हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो फोकस है वो क्योटो प्रोटोकॉल है। ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें, जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी, इसका ये कंक्लूड किस चीज पर हुई थी? कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इसका गोल था कि पूरी दुनिया में जो जितनी भी रीजन्स हैं, जितने भी नेशंस हैं, उनको अपनी डेवलपमेंट तो करनी है, लेकिन किस हिसाब से करनी है? सस्टेनेबल तरीके से करनी है। ठीक है। आगे हम अगर बात करेंगे अर्थ समिट के, हमारे पास रिजल्ट्स क्या हुए थे। ठीक है। जो ये अर्थ समिट थे, इसमें मेजर ग्रेट अचीवमेंट्स क्या थी? रियो डिक्लेरेशन इसमें आया था। 27 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स इसमें लाए गए थे। UNFCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सबसे बड़ी बात ये आई थी इसमें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। 21 एजेंडा आया था। 21 एजेंडा भी इसी का रिजल्ट हुआ था। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी इसी
इसी समिट से निकले थे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। हम मेन मेन चीज ऐसे सिर्फ क्योटो प्रोटोकॉल का बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं कि ये किस तरह से हमारे ये क्योटो प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, वो चीज हम पढ़ रहे हैं इस टाइम। अर्थ समिट के बारे में अगर हम अलग से डिटेल पढ़ेंगे तो वो अलग से एक वीडियो बनेगी, एक अलग से टॉपिक हो जाएगा। अगर हम 1972 में कौन सी कन्वेंशन हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो अलग से कंसेप्ट बन जाएगा। इसी तरह हम रियो डिक्लेरेशन के बारे में अगर एक अलग से टॉपिक है, 21 एजेंडा में क्या चीज़ें रखी गई वो अलग से टॉपिक बन जाएगा। तो इसीलिए मैं इनको गो थ्रू कर रहा हूँ कि हमें जो असल में हमने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ना है, लेकिन उससे पहले ये बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, ये पार्टीज ऑफ दिस कन्वेंशन एक्नॉलेज दैट द चेंज इन द अर्थ्स क्लाइमेट एंड इट्स डाइवर्स इफेक्ट। यहाँ पर जो जितने भी नेशंस थे, यूनाइटेड नेशंस में जो मेंबर थे, उनको ये मालूम हो गया हुआ था कि क्लाइमेट में जो इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट में जो चेंज हो रही है, वो किस तरह से हमारी अर्थ को, हमारी इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है। कंसर्न दैट द ह्यूमन एक्टिविटीज हैज बीन सस्टेनेबली इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस गैसेस। अब यहाँ पर बात सामने निकल कर आई थी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो किस तरह से इन्वायरमेंट की कंसंट्रेशन में जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनको बढ़ा रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेस पहले से इन्वायरमेंट में मौजूद थी, अब उनका जो लिमिट था कंसंट्रेशन की थी वो लिमिटेड होती थी, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट महफूज था और यहाँ पर इन्वायरमेंट में रहना भी चाहिए था। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज इस तरह से डेवलप इसको इंक्रीज कर रही हैं। ह्यूमन जो जितने भी यहाँ पर डेवलपमेंटल वर्क हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज में जो चीज़ें बन रही हैं, वहाँ से जो गैसें रिलीज हो रही हैं, तो वो इन गैसों में बहुत ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, या फिर हम ग्लोबल वार्मिंग हुई तो हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, जो कोस्टल एरियाज हैं वो सिंक हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। दैट दिस इंक्रीज इनहांस द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। फिर जो है यहाँ पर वार्निंग दी जाती है, एडिशनल वार्निंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द एटमोस्फेयर एंड मे बी एडवर्सली इफेक्टेड नेचुरल इकोसिस्टम एंड ह्यूमन काइंड। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब हम जो ये है हमारा यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये कोप्स 27 हुई थी, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज जिसको हम कहते हैं। उसके बाद ये कहाँ पर, ये अब जो 27 जो कोप की जो मीटिंग है, जो 27 जो कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस होगी, वो कहाँ पर होगी, विल बी टेकन इन द 6 to 18 नवंबर 2022 में। ये अगले महीने में शायद होने जा रही है। कहाँ पर, शमर अल शेख इजिप्ट में। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी बन जाता है, बाय द चांस ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि अभी करंट जब हमारा एग्जाम होगा शायद, अभी तो JKSB वालों ने अभी कुछ ऐसा जो है एग्जाम के रिलेटेड अभी अपडेट नहीं दिया है, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये एग्जाम हमारा कब होने जा रहा है, मार्च या अप्रैल 2023 में। तो उसके हिसाब से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोप 27 की मीटिंग कहाँ पर हुई। उसमें तब तक हमें ये भी पता चल जाएगा इस मीटिंग में कौन से डिसीजन लिए गए, क्या किया गया। तो ठीक है, इस चीज़ को इस लाइन को आप बहुत ज़्यादा फोकस में रखेंगे, क्योंकि अभी इसको हमने अगले नवंबर में जब ये हो जाएगी मीटिंग, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इजिप्ट में होने वाली जा रही है 27 जो मीटिंग है कोप की। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कब इसका ड्राफ्ट हुआ था UNFCCC का, 9 मई 1992 में इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था। और
यहाँ पर 4 से लेकर 14 जून तक इसकी मीटिंग्स चली थी, फिर यहाँ पर साइन हुए थे। और ये लोकेशन मैंने पहले ही बता दिया आपको, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो है 1992 में जब ये हुआ था, उसी में अर्थ समिट, उसी में ये लाया गया था एज अ रिजल्ट, एज अ कंक्लूजन पर इसको लाया गया था। इफेक्टिव ये कब हुआ? 21 मार्च 1994 को, ठीक है। रेटिफाई किया था 50 स्टेट्स ने, सिग्नेटरीज इसमें 165 हुए थे, पार्टी इसमें 198 हुए थे, ठीक है। इट्स फ्रेमवर्क विच इट इज अ फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो फ्रेमवर्क है, which require the individual parties participating country to commit the stabilizing greenhouse गैस इमिशन। यहाँ पर ये चीज निकल कर सामने आई कि जो भी इसकी पार्टीज हैं, जो भी इस फ्रेमवर्क में जो सिग्नेटरीज हैं, जिनने इस पर साइन किया है, उनको क्या करना था, एक कमिटमेंट दिया गया कि आपने ग्रीन हाउस एमिशन को स्टेबलाइज तरीके से एमिट करना है, एमिशन करना है। ये आर्टिकल 7.2 की डेफिनेशन है कि कोप एज अ सुप्रीम बॉडी, जो कोप्स होती हैं, कन्वेंशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट, 2 मिनट मैं इसको, हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये चीजें हम पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आपको बता रहा था, कोप जो है, इनमें इसको रखा गया सुप्रीम, सुप्रीम बॉडी है ऑफ द कन्वेंशंस, एज इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जो कोप की मीटिंग होती है, जिसमें जो पार्टीज सिग्नेटरीज जो मेंबर्स होते हैं, वो इसमें जो डिसीजन लेते हैं, वो इनका हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इसको कहते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज दैट आर सिग्नेटरीज, जो यूएनएफसीसी में जो मेंबर हैं, उनकी जो हमने क्लासिफिकेशन की है, उनको एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 और फिर एनेक्सर बी में रखा गया है, ठीक है। इसमें नॉन एनेक्सर 1 भी रखा गया है। तो एनेक्सर 1 में कौन सी कंट्रीज हैं, कौन सी पार्टीज हैं? 43 पार्टीज रखी गई हैं, कम अंडर दिस कैटेगरी। किस कैटेगरी में आती हैं? एनेक्सर 1 में। द कंट्रीज दैट कम अंडर द दिस कैटेगरी आर डेवलप कंट्रीज, जैसे यूएसए है, ठीक है। इस तरह की कंट्रीज जो हैं वो इसमें रखी गई हैं। उसके बाद एनेक्सर बी में कौन सी कंट्रीज हैं? 24 कंट्रीज रखी गई थी उस टाइम में। come under the annex 2 countries. The countries in this category are expected to provide technical and financial assistance to countries coming under this category। यानी डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंट कौन सी कंट्रीज देगी? एनेक्सर 1 में जो कंट्रीज आती है वो, ठीक है। फिर एनेक्सर बी कौन सी कंट्री, बी में क्या रखा गया है? द कंट्रीज इन दिस कैटेगरी, यानी एनेक्सर 1 में जो कंट्रीज हैं, हु हैव फर्स्ट और सेकंड राउंड क्योटो ग्रीन हाउस गैस एमिशन टारगेट, इनको एनेक्सर बी में जो एनेक्सर फर्स्ट की कंट्रीज की जो डेवलप कंट्रीज थी, उनको इस पहला और सेकंड टारगेट दिया गया है कि उन्हें ग्रीन हाउस गैस को किस तरह से, एमिशन को किस तरह से कम करना है, उनको एक टारगेट सेटअप करके दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें नॉन एनेक्सर कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज हैं? पार्टीज एंड कंट्रीज दैट आर नॉट लिस्टेड इन एनेक्सर 1 दैट कम्स अंडर द कैटेगरीज नॉन इनकमिंग डेवलपिंग कंट्रीज। अब ऐसी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज में भी नहीं आती हैं, और उनने क्या किया है, उनको भी कहा गया कि अगर आप वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो भी अपने ग्रीन हाउस गैस को जो है एमिट कम करे। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया? मैं आपको एक चीज बता रहा था,
ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है 2022 में कहाँ पर जो है इसकी COP27 की मीटिंग कहाँ होने जा रही है। ठीक है, 6 से 18 नवंबर 2022 में इजिप्ट में होगी। तो जब ये मीटिंग हो जाएगी, इस पे जो रिजल्ट सामने आएंगे वो हम आपको आपके सामने लाएंगे। ठीक है, अब हम सीधा पढ़ते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी, रेटिफिकेशन उसका क्या हुआ था और इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहीं से क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आ सकता है कि कब अडॉप्ट हुआ। 11 दिसंबर 1997। ओइंग टू द कम्प्लेक्स रेटिफिकेशन, ये तो साइन तो सबने कर लिया, अब इसको रेटिफाई भी करना था, इसको इम्प्लीमेंट भी करना था, तो उसके लिए इनको कम से कम 7 साल लगे। उसमें यूएसए ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, उसके साथ कनाडा बाद में चले गया। हम बात करेंगे वो क्यों इस चीज से अपने आप को पीछे कर लिया उन्होंने, क्या वजह थी, तो हम आगे चलकर बात करेंगे। तो इसकी इसको अडॉप्ट 11 दिसंबर 1997 में कर लिया था, लेकिन इसको फोर्स में लाने के लिए जो सिग्नेटरीज थी उनको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए 7 साल लगे, यानी 16 फेब 2005 तक ये जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। ठीक है, करंटली अभी जो है अगर हम बात करें 192 पार्टी जो है क्योटो प्रोटोकॉल में है। ठीक है, इन शॉर्ट द क्योटो प्रोटोकॉल ऑपरेशनलाइज द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, वो यूएनएफसीसी को जो है क्या करता है, ऑपरेशनलाइज करता है। ठीक है, by committing the industrial countries and economics in transmission to the limit and reduce the greenhouse gases emission in accordance with the agreement individually targeted. The convention itself only asks those countries to adopt the policies and measures on mitigation and report the periodically. ठीक है, यूएनएफसीसी जो थी वो बाइंडिंग नहीं थी, उसमें से जो डिसीजन लिए गए थे वो क्या कहते थे कि वो जो कंट्रीज थी जो उनको कह रही थी कि वो अपनी तौर पर अडॉप्ट करें ये पॉलिसी और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की कोशिश मिटिगेट करने की कोशिश करें, लेकिन ये बाइंड नहीं कर रही थी। तो इसकी जब यूएनएफसीसी को लाया गया तो जो यूएन के मेंबर्स थे या यूएन के सेक्रेटरीज थे उनको ये चीज मालूम होगी कि इसको बाइंड, जब तक हम किसी पर टारगेट न करेंगे, जब इंडिविजुअली इनको टास्क ना दिया जाए, तब तक इसमें कोई चेंज नहीं लाया जा सकता, क्योंकि जिन कंट्रीज को कहा गया कि वो अडॉप्ट अपने तौर से करें वो कर ही नहीं रहे थे, वो इस पर काम ही नहीं कर रहे थे, तो इसलिए हमने क्योटो प्रोटोकॉल को लाना जरूरी हो गया। द क्योटो प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन। कौन सी कन्वेंशन है, यूएनएफसीसी की। ठीक है, एंड फॉलो द इट्स एनेक्स बेस्ड स्ट्रक्चर, इट ओनली बाइंड द डेवलप्ड कंट्रीज। पहले फेज में इन्होंने क्या किया है, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको बाइंड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से यूएसए बाद में पीछे हट गया, एंड प्लेस अ हैवियर बर्डन ऑन द देम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस थ्योरी के तहत इन्होंने इन पर जो है बात की कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, कि इनने क्या कहा कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनने पहले से ग्रीन हाउस गैस को काफी इन्वायरमेंट में फैला रखा था, कि उनको पहले फेज में पहले एनेक्स में रखा गया कि तो आप जो पहले इस पर टारगेट किया उनको कि आप पहले इसको कम करो, इतने पीरियड से लेकर इतने पीरियड तक इसको कम करो। जैसे इसमें जो है कमेंटमेंट पीरियड 2 थे, 2008 से 2012, फिर 2013 से 2020। तो 2008 से 2012 में इन्होंने कहा कि 5% एमिशन जो है रिड्यूस करना है, किस लेवल का, 1990 लेवल जो उस टाइम हुआ था उसके तहत, because it organized that the largely responsible for the current high level green emission is in the atmosphere। ये मैंने अभी जो बात कही कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं या जो डेवलप कंट्रीज हैं, यूएनएफसीसी में जो बात रखी गई कि जो डेवलप कंट्रीज हैं या इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं उन्हीं का ज्यादा रोल रहा है इस ग्रीन हाउस एमिशन को इन्वायरमेंट में
लाने का इन इट्स एनेक्स बी। तो एनेक्स ए के तहत जो एनेक्स बी लाया गया उसमें क्या कहा गया था, क्योटो प्रोटोकॉल सेट द बाइंडिंग एमिशन रिड्यूस द टारगेट कंट्रीज। 37 इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कि उनको पहले फेज में जो है 2008 से 2012 तक जो है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना था। एंड इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन, इसमें यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज भी आती हैं। इन्होंने क्या किया, ये तमाम ऑल दिस overall all these targets and add up to the 5% emission reduction। इन्होंने कहा, क्या कहा कि जो 1990 में ग्रीन हाउस एमिशंस का लेवल था उससे 5% इसको रिड्यूस करना है। कब? 2008 से लेकर 2012 में। ये पहली कमिटमेंट पीरियड था, ठीक है, जिसकी वजह से बाद में जो यूएसए थे उसने इससे क्विट कर लिया, ठीक है। अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इमिशन मेजर्ड एज एन इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड दैट द पार्टी मे emit over the commitment period in order to compel with its emissions target is known as parties assigned amount। जो इस 2008 से लेकर 2012 तक 5% लेवल कम कर रहा था 1990 के लेवल का, तो उन पार्टी को क्या कहा गया, या पार्टीज असाइंड अमाउंट, ठीक है, कि इनने इस कार्बन डाइऑक्साइड के किस लेवल तक जो है इस ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। द इंडिविजुअल टारगेट फॉर एनेक्स 1 पार्टीज आर लिस्टेड इन क्योटो प्रोटोकॉल एनेक्स बी में, कि जैसे ये बताया गया कि एनेक्स बी में रखा गया एनेक्स पार्टी 1 का किस कंट्री को कितना एमिशन कम करना है। जैसे यूरोपियन यूनियन में 15 कंट्रीज हैं, ये जो कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड है वगैरह वगैरह, टारगेट रखा गया इनका कि 1990 के लेवल तक कम करना है 2008 से लेकर 2012 तक। जैसे इन यूरोपियन यूनियन में करना है 8%, ठीक है, यूएसए को करना था इंडिविजुअली 7%, कनाडा हंगरी जापान और पोलैंड को करना था 6%, इसी तरह से नॉर्वे को करना था कितना 1%, ऑस्ट्रेलिया को करना था 8%, ठीक है। ये चीजें इनको करनी थी ताकि जो है ग्रीन हाउस गैस जो का इफेक्ट जो है इन्वायरमेंट में कम हो जाए, ठीक है। यहां तक समझ आ गई। अब क्या हुआ, 15 दिसंबर 2011 को द डिपॉजिटरी रिसीव रिटर्न नोटिफिकेशन ऑफ कनाडा विड्रॉ फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल। जो क्योटो प्रोटोकॉल को विड्रॉ कर रही थी कनाडा इसको विड्रॉ कर रही थी। कब? इन्होंने एक रिटर्न नोटिफिकेशन दिया कनाडा गवर्नमेंट ने, उसके तहत दिस एक्शन बिगन इफेक्ट फॉर कनाडा 15 दिसंबर 2012। एक साल तक से यानी 2011 15 दिसंबर 2011 को इन्होंने नोटिफाई करके रिटर्न नोटिफिकेशन भेज दिया कि मैं इस प्रोटोकॉल से बाहर निकलना विड्रॉ कर रही हूँ या निकल रहा हूँ। तो बाद में इफेक्ट कब हुआ? 15 दिसंबर 2012, यानी 15 दिसंबर 2011 को इन्होंने नोटिफिकेशन के तहत रिटर्न नोटिफिकेशन भेजा इनको डिपॉजिटरी कंट्रीज को कि मैं इसको विड्रॉ कर रहा हूँ। तो कनाडा गवर्नमेंट ने कहा कि मैं 15 दिसंबर 2011 को कहा था कि मैं इसको विड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये कब इफेक्ट हुआ? 15 दिसंबर 2012 को, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कनाडा क्योटो प्रोटोकॉल से कब विड्रॉ हुआ, तो आपने 2012 की डेट याद रखनी है, 15 दिसंबर 2012 को। तो नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो 2011 को आया था, ठीक है। द क्योटो प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ कन्वेंशंस। ये हमने पढ़ लिया कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसमें। ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना है। एनेक्स बी में क्या रखा गया है? पहला फेज कब हुआ था? 2008 से लेकर तो 1990 के लेवल को कम करना है ओवर द 5 ईयर्स, 5 सालों के दौरान, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब क्योटो प्रोटोकॉल में जो है टारगेट फॉर फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड जो है, टारगेट फॉर फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में क्या है? द टारगेट फॉर द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल कवर्स द एमिशन ऑफ 6 मैन ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज बहुत सारी हैं, उनमें से 6 जो मैन ग्रीन हाउस गैसेज है जिनकी वजह से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट में, ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
तो उन गैस को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कितनी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर आती हैं। तो आपको याद रहना चाहिए 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब कभी कभी एग्जामिनर इन 6 गैस में से 3 गैस के नाम देकर एक और एक्स्ट्रा कोई किसी गैस का नाम दे देता है, तो कहता है कि इनमें से कौन सी क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर नहीं आती है। तो आपको जब तक ये 6 की 6 नाम याद नहीं होंगे तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, वहां पर इनके फार्मूले लिख सकते हैं या फिर पूरा नाम लिख सकते हैं। मिथेन का CH4 होता है, ये भी आपने याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, प्रीफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, Ca2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, ये आपने याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, प्रीफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, प्रीफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, और इसमें मिथेन, इसको भी याद रखना है आपने, ठीक है, क्योंकि ये मिथेन जो है वो एक अलग से नाम है, तो इसको याद रखने की बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट कमेंटमेंट पीरियड किस साल से किस पीरियड से कहां तक था? 2008 से लेकर 2012 तक था, ठीक है, 5 साल का पीरियड था। इसमें क्या हुआ था, इनने 5% जो है कम करना था ग्रीन हाउस गैस 990 का जो लेवल था उस लेवल के तहत, ठीक है, यहां तक याद रहेगा। अब सेकंड पीरियड में क्या हुआ, ये दोहा अमेंडमेंट भी कहते हैं, जो सेकंड कमेंडमेंट हुई थी, सेकंड पीरियड कमेंडमेंट पीरियड जो था ठीक है, वो कब था, उसको हम दोहा एग्रीमेंट भी कहते हैं। दोहा कतर की एक जगह है। 8 दिसंबर 2012 को ये एग्रीमेंट होता है, दोहा एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। टू द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड द सेकंड कमेंटमेंट पीरियड, ठीक है, 2013 से लेकर ये शुरू होगा 2020 तक, ठीक है। यहां तक समझ आ गई। कहां पर हुआ था सेकंड कमेंटमेंट पीरियड की अमेंडमेंट, कहां पर हुआ था, ये दोहा कतर में हुआ था, और इसको दोहा एग्रीमेंट भी कहते हैं सेकंड कमेंटमेंट पीरियड को। कब हुआ था? 8 दिसंबर 2012 को हुआ था। कब हुआ था? 8 दिसंबर 2012 को ये हुआ था। इसमें स्टार्टिंग कब से हुआ? 2013 से हुआ, और कब तक रहेगा? 2020 तक रहेगा, ठीक है। एज ऑफ 28 अक्टूबर 2020, 28 अक्टूबर 2020 तक इसमें 147 पार्टीज जो सिग्नेटरीज थी, देयर इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेप्टेंस, देयरफॉर थ्रेशहोल्ड 144 इंस्ट्रूमेंट एंड ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर इंटर्ड इनटू द फोर्स ऑफ दोहा एग्रीमेंट वाज अचीव्ड। इसमें अभी जो है 28 अक्टूबर 2020 के तहत 147 पार्टीज है, तो इसको कितनी चाहिए थी? 144 चाहिए थी, ठीक है। द अमेंडमेंट एंटर इनटू द फोर्स 31 दिसंबर 2020 में ये फोर्स में हुआ, ठीक है। इस अमेंडमेंट में क्या हुआ? न्यू कमेंटमेंट पार्टीज एनेक्स पार्टीज ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल वाज साइन टेक ऑन द कमेंटमेंट इन द सेकंड। इसी में जो पहली एनेक्सर पार्टीज थी उनको कहा गया कि आप सेकंड कमेंटमेंट पीरियड को भी जो है who agreed to take commitment in the second commitment period from जनवरी 1 जनवरी 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक। A revised list of greenhouse gases to be reported on by the parties in the second commitment period and amendment to several articles of the Kyoto Protocol which specifically referred issue pertaining the first commitment period which needed to be updated from the second commitment period. 21 दिसंबर 2012 से the amendment was circulated by the Secretary General of the United Nations. किसने इसको सर्कुलेट किया था? यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, acting in his capacity as depository
टू ऑल पार्टीज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 20 और 21 के तहत सेकंड कमेंडमेंट पीरियड को रखा गया है। आर्टिकल 20 और 21 प्रोटोकॉल जो था ड्यूरिंग फर्स्ट कमेंडमेंट पीरियड 37 इंडस्ट्रियल countries and economics in transitions and European community commit the reduce of greenhouse gas emission to the level of 5% against 190 1990 लेवल का किया था। ठीक है, ड्यूरिंग सेकंड कमेंडमेंट पीरियड में क्या हुआ, 18% बाय द लीस्ट 18% बिलो 1990 का लेवल जो था उसको 18% कम करना था इन द 8 years 2013 से 2020 तक। ठीक है, however the composition of parties in the second commandment period is different from the first commandment period। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम बात करें, इसमें इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग की बात की गई, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात की, CDM जिसको हम कहते हैं, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशंस की भी बात की गई है। ठीक है, इसको हम अगली टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आती है, इसमें कोई आपको नॉलेज मिली, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे JKSSB का, जो एस्पिरेंट JKSSB का की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि उनकी जो तैयारी है उसमें थोड़ा सा हम भी हेल्प कर सकें, हम भी उनको कुछ चीज़ें बताएं, क्योंकि हर एक चीज़ जो है बुक्स से आपको नहीं मिलेगी। और वैसे भी कहा गया है कि स्मार्ट वर्क जो है वो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना हो सके कम पढ़ें और उसको अच्छी तरीके से पढ़ें, आपके फिर चांस जो है वो हाई हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने का मौका नहीं मिला, तो आपके जो चांस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। तो इसलिए आप जो भी पढ़ेंगे प्रिसाइज करके पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।